भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प। इस कॉन्क्लेव के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं और हमारे अगले मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। हम उन्हें स्टेज पे आमंत्रित कर रहे हैं। भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में बीजेपी के युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन राकेश विशेश्वर ओझा इस वक्त हमारे मंच पर उपस्थित हैं। आ रहे हैं, हम उन्हें मंच पे बुलाना चाहते हैं कि मंच के पास आ जाए और वो बैठे। एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच बीजेपी के युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन, शाहपुर के चहेते राकेश विशेश्वर ओझा। कैसे हैं सर? माइक ले लीजिए, आवाज। बहुत अच्छे हैं, आप सभी का दुआ आशीर्वाद है। राजनीतिक साल चल रहा है, 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है। वैसे में इतने व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला हमारे इस कॉन्क्लेव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बात शाहपुर से ही करेंगे क्योंकि शाहपुर के तमाम कुछ लोग आए यहाँ पे, हर विधानसभा से आ रहे थे। तो बातें ये कि आज शाहपुर जिस दंश को झेल रहा है, शुरुआत उसी से सबसे हमने की। आपसे भी शुरुआत उसी मुद्दे से करना चाहते हैं कि जवनिया गांव अब नहीं रहा। क्या लगता है कि जवनिया गांव फिर से स्थापित होगा? डबल इंजन की सरकार है बिहार में। ठीक, गांव तो स्थापित होगा ही जी, लेकिन दुख इस बात का है कि जो नुकसान हुआ जी, इस गांव में, जो नुकसान हो चुका है जी, उसको अगर सही समय पर सही अगर एक्शन लिया गया रहता, हाँ, तो शायद वो नुकसान कुछ हद तक हम लोग कम कर पाए रहते। इसका जिम्मेवार कौन है सर? देखिए, जब गांव में कोई विकास कार्य हो, जी, उसका क्रेडिट अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि लेता है। जी, अगर कोई कार्य ना हो जी, और लापरवाही वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की हो, जी, तो पूर्ण रूप से वहाँ का जो मौजूदा स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, कोई भी हाँ, क्षेत्र हो, अगर जी, कुछ गड़बड़ी हो, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है। जी, तो हमारी ही नज़र में नहीं, पूरे क्षेत्र की नज़र में जवनिया गांव का जो ये दुर्दशा है जी, और जो दुख दर्द है वहाँ के लोगों का, हाँ, उसका एकमात्र जिम्मेदार जो स्थानीय विधायक है और उनका जो गड़बड़ रवैया उस गांव के प्रति रहा है, वो है जिसका आज दंश और मार वो गांव झेल रहा है। तो स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप। तो क्या ये न माना जाए कि डबल इंजन की सरकार भी रही है बिहार से, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक सरकार है आपकी, उसके बावजूद भी इस जो अभी बिहार की स्थिति है, क्योंकि अभी हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं, बगल में उत्तर प्रदेश है, नौरंगा गांव है, वहाँ भी कई सारे घर जो हैं गंगा में विलीन हो चुके हैं। उसके बाद जब हम पैसे प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर तुरंत देर देर पैसा चला जा रहा है, लेकिन यहाँ तो बिहार में तो जा नहीं रहा। लाभुकों के खाते, जो पीड़ित व्यक्ति है उनके खातों में पैसा नहीं जा रहा है, समय लग रहा है पैसे जाने में सर। चलिए, देखिए, ये सही बात है कि केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार है। जी सर। और हमारी सरकार ने ही उस गांव में ठोकर निर्माण के लिए 9.5 करोड़ रुपया दिया था। जी। तो जिस गांव को बचाने के लिए हमारी सरकार 9.5 करोड़ दे सकती है, जी, अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि जागरूक रहते, हाँ, या फिर उन्होंने इंजीनियर्स के साथ बैठकर प्रॉपरली उसको डिस्कस किया रहता, हाँ, तो जो सरकार 9.5 करोड़ दे सकती है, वो जरूरत पड़ता तो और राशि नहीं देती। क्यों नहीं? जब वो उस गांव के लिए 9.5 करोड़ स्वीकृत हुआ, हाँ, तो किन जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाया कि भाई ये राशि कम है, हाँ, या इससे हम गांव को नहीं बचा पाएंगे? जी, उस समय तो लोग अपना पीठ थपथपा रहे थे, हाँ, कि हमने ये स्वीकृत करवा दिया, हमने ये स्वीकृत करवा दिया, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मिलीभगत से ये जो राशि है वो आई है। हाँ, उस समय तो ये लोग को यही ज़्यादा लग रहा था। यही बेसिक दर्द है शाहपुर का, कि यहाँ पर जो योग्य लोग हैं वो शाहपुर का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हल्का सा भी कुछ मिल जाएगा, उसी में खुश होकर लगते हैं पीठ थपथपाने। जिसका परिणाम है कि आज जवनिया गाँव का जो परेशानी है जी, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से सही समय पर उस गांव की समस्या को नहीं रखा गया। हाँ। उसका परिणाम सबके सामने है। हाँ। आगे भी अगर क्षेत्र का जनप्रतिनिधि अगर सच में जागरूक या जानकार नहीं रहेगा, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसको झेलना पड़ सकता है। और जहां तक बात आपने कहा कि जो राशि और नहीं आ रही है, हाँ, आपको पता होगा कि उस गांव के शायद 51 या 65 लोग, 61 लोग जी, का पिछले बार घर उसमें चला गया था जी, पिछले बार जो कटा हुआ जी, उसमें भी लगभग 55 या 51 लोगों का पैसा आया था जी।
हम कटाव जब शुरू हुआ था उसके पहले ही, जब गांव तक पानी नहीं पहुंचा था जी, उससे पहले ही हम उस गांव में गए थे। 5-6 लोगों की समस्या थी कि हमारा पैसा नहीं आ पाया है जी। हमने उस समय जो एसडीएम है हमारे जगदीशपुर के, वहीं से हमने बात किया था, उससे पूछा भी कि भाई बाकी लोगों का पैसा आ गया, 5-6 लोगों का पैसा क्यों नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जो गांव से लिस्ट बनकर जो आया था लोगों का, जो भी मैकेनिज्म से आया हो, उसमें 5-6 लोगों का शायद नाम छूट गया था जी। लेकिन बाद में भी जब 5-6 लोगों का नाम आया तो यहाँ से जिला से उसको अनुशंसा करके प्रदेश में जो विभाग है वहाँ पर भेज दिया गया है, राशि भी स्वीकृत हो गई है, जल्दी वो पैसा आएगा और वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राशि तो मिलती है, नो डाउट, आप पैसा तो सबके खाते में जाता है, लेकिन समय लगता है, और वहाँ है कि 24 घंटे के अंदर आ जाता है। ये चीज़ें इस पर लेकर एनडीए की सरकार को काम करना चाहिए, मानते हैं आप? जी बिल्कुल, किसी भी समस्या का अगर तुरंत समाधान नहीं किया जाए जी, तो बाद में समाधान करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और 24 घंटे में मिलता है कि नहीं, इसकी बेसिक जानकारी मुझे नहीं है वहाँ की, नहीं, लेकिन हाँ समय जो लगता है उसको कम करना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार पहल करेगी और कर भी रही है। पहले जो समय लगता था वहाँ से काफी हद तक उस समय का जो अंतराल है वो कम भी हुआ है। पहले लोग कोई दुर्घटना घटती थी तो सालों ऑफिस का चक्कर काटते रहते थे, बीच में जो दलाल प्रवृत्ति के लोग होते थे वो भी अपना खेला कर लेते थे, लेकिन ये हमारी सरकार ने ही ये सिस्टम बनाया कि कोई भी अगर पीड़ित हो, कोई भी परेशान हो, अगर उसको कोई सरकारी एड पहुंचता है तो डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचे। इस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार लेकर आई। जिन लोगों का खाता नहीं था उसको, उन लोगों का भी खाता खोलने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया। बहुत से जीरो बैलेंस पर उस समय खाता खोले गए। इसका लाभ आज के डेट में लोगों को मिल रहा है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दूरदर्शी सोच को लेकर चलती है। इसका बेनिफिट भले लोगों को तुरंत समझ में नहीं है, आज कोई परेशानी होती है, लोगों के खाते हैं, केंद्र से पैसा आता है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाता है, किसानों का पैसा आ जा रहा है, फसल क्षति वाला जो पैसा है वो आ जाता है, तब लोगों को समझ में आता है उस समय जो मोदी जी बोल रहे थे खाता खोलने के लिए, उसकी उपयोगिता क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी एक दूरदर्शी सोच वाली सरकार पार्टी है। उसकी सरकार की जो नीतियां है वो आज के जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के भी कैसे उसको अपने फेवर में रखा जाए उसको लेकर काम करने वाली पार्टी है। आप देखेंगे कि हमारी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं आज धरातल पर उतर रही हैं, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना का जो था, आप जो ये हॉस्पिटल में जो हमारा इलाज करवाने के लिए जो आयुष्मान कार्ड वाला योजना है, इस तरह के अनेक स्कीम्स हैं। नहीं, स्कीम तो बीजेपी धरातल पर ला रही है, लेकिन महागठबंधन वाले बोलते हैं कि ये स्कीम एनडीए वाले हमारे स्कीम को चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। आपकी सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू किया, आपकी सरकार युवाओं को फॉर्म भरने के लिए जो पैसा लगता था उसको पीटी के लिए 100 रुपये का मेंस फ्री कर दिया। आपकी सरकार बिजली फ्री कर रही है 125 यूनिट। ये तो फिर उसके बाद लोगों के लिए जब बात हो रहा था रोजगार को लेकर तो हमने रोजगार देने का काम किया। ये एनडीए वाले तो हमारे नक्श कदम पे चल रहे हैं। तो क्या इस बार एनडीए मूड में है, क्या महागठबंधन को मुद्दा विहीन करने के मूड में? देखिए, महागठबंधन का मुद्दा कभी भी जनता के हित से जुड़ा नहीं रहा है। जब ये लोग सरकार में थे उनके पास प्रॉपर टाइम था, 15 साल ये लोग बिहार की सत्ता में राज किए। उस समय किस तरह का काम ये लोग करते थे किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपहरण उद्योग, हत्या उद्योग, फिर पॉलिटिकल पार्टी कौन ये उठा रही है, इस बात में ना जाकर जनता के हित से जो भी जुड़ा हुआ जरूरत रहेगा उसको हमारी सरकार पूरा करेगी और उसके लिए जिस भी लेवल पर जाना पड़ेगा सरकार हमारी जाने के लिए तैयार रहती है। चलिए, एक युवा नेता जब बिहार किसी भी विधानसभा की अगर बात करें, जब युवा आता है तो कुछ बदलता है, तस्वीर और तकदीरें बदलती हैं विधानसभा की। क्या लगता है शाहपुर विधानसभा में एक युवा का नेतृत्व तो आने वाले समय में डेवलपमेंट ऑफ विजन क्या होगा शाहपुर विधानसभा को लेकर, किस तरीके से काम किया जाएगा उसमें? देखिए, शाहपुर का जो स्थिति है जी और मौजूदा स्थिति है, जो पास्ट की स्थितियाँ थी, उन सभी का दुख दर्द हमने झेला है। जब हम 2000 या 2001 में बिहार छोड़कर गए, क्योंकि उस समय की स्थिति यहाँ पर लोगों की पढ़ाई के अनुकूल नहीं थी। उस समय पटना जैसे शहरों में बच्चे घर से बाहर निकलते थे तो शाम को बच्चे घर लौटेंगे कि उनकी फिरौती का कॉल आएगा, इससे माता पिता डरे रहते थे। जो सक्षम लोग थे,
जो कुछ लायक थे हाँ। वो बिहार में रहने का हिम्मत किए, हाँ। लेकिन अधिकांश मिडिल क्लास परिवार या लोअर मिडिल क्लास परिवार, गरीब परिवार जो थे, वो अपने बाल बच्चों को या तो स्कूल भेजना बंद कर दिए थे, जी। या फिर जिसके पास थोड़ा सा भी सक्षमता था वो बिहार से बाहर पलायन करके कहीं ना कहीं जाकर पढ़ाई लिखाई करके बिहार की स्थिति से अपने बच्चों को बचाते हुए पढ़ाई सुंदर भविष्य के लिए ले जाकर पढ़ाते थे। हालांकि ये जो आप जो मुद्दे गिनवा रहे हैं, जो विकास की बातें कर रहे हैं, हालांकि ये लोग मानते हैं, भले बिहार के और भोजपुर के लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे ना कि राकेश विश्वेश्वर ओझा, मैं उसी पर उनका विजन क्या है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। बिहार में जो स्थितियाँ थी उसके चलते हम लोग बिहार से बाहर जाकर पढ़े। जी। हमारा पढ़ाई का जो दौर चल ही रहा था, हम बीटेक सेकेंड ईयर में थे, हाँ। 4th सेमेस्टर था, बीच में महागठबंधन की सरकार आ गई थी 15 या 17 महीने के लिए। जी। आपको याद होगा 15 में सरकार बनी थी। हाँ। ये लोग जिस दिन राजद सत्ता में लौटी शाहपुर में, हाँ। उनका पहला एजेंडा था हमारे पिताजी की हत्या कराना। हम कॉलेज में थे, हम पढ़ने के लिए बिहार का जो स्थिति था उसके चलते बाहर गए। हाँ। जब कॉलेज में थे हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई, उसके बाद से यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझने के लिए हम जैसे तैसे पढ़ाई पूरा किए, अपना डिग्री कंप्लीट किए, उसके बाद से हम क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे। ये तो भोजपुर न्यूज की बात, भोजपुर के इस कॉन्क्लेव में विकल्प नहीं संकल्प से, ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं ना आप। एक व्यक्ति विशेष को लेकर पार्टी की बात कर रहे हैं आप। अरे इसमें पूर्ण रूप से पूरे भोजपुर ही नहीं, पूरे बिहार की जनता जानती है कि हमारे पिताजी की हत्या में यहाँ के स्थानीय विधायक का रोल था। उन्होंने अपने पाले हुए गुंडों के माध्यम से हमारे पिताजी की हत्या कराई थी, और ये पुलिसिया जांच में भी आई थी कि जो हत्यारे थे उनके साथ हत्या के दिन, हत्या के पहले, हम 2-4 दिन पहले का बात नहीं कर रहे हैं, हत्या जिस समय पर हुई थी मेरे पिताजी की, उससे 5-10 मिनट पहले इन्होंने हत्यारे से बात किया था, 5-10 मिनट बाद इन्होंने हत्यारे से बात किया था। इतना ही नहीं, जब हत्यारे के परिवार वाले जेल से छूटकर बाद में बेल पर आए अन्य केसों में, उनके साथ निरंतर ये जाके उनके साथ चरणों में दंडवत रहते हैं। उस परिवार को संरक्षण राहुल तिवारी ही नहीं, पॉलिटिकल संरक्षण शिवानंद तिवारी भी दिया करते थे। खैर मैं विषय अंतर नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन एक इसमें सवाल हम आपको रोकेंगे ना कि यहाँ जब मीडिया से रूबरू होते हैं, मीडिया जब ये सवाल उनसे पूछता है तो न्यायालय का हवाला देते हैं ना कि न्यायालय से तो हम तो बरी हैं, इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरा तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जांच हुआ, सुपरविजन हुआ, सब चीज हुआ, उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। अब तो लोग कहेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया से ही जब बरी हो जाना, सब कुछ सच माना जाता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। जी। बहुत से ऐसे फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो ये बात नहीं बताएंगे कि जिस एसपी ने खुलासा किया था कि विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या में सफेद पोस्ट लोग शामिल है, जी। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, हाँ। उसके अगले ही दिन उनकी ट्रांसफर कर दी गई थी। हाँ। उसके बाद उस समय सरकार किसकी थी ये कोई नहीं बताएंगे। बिहार में सत्ता किसकी थी उस वक्त? उस समय महागठबंधन की सरकार थी। जब हमारे पिताजी की हत्या हुई थी उस समय महागठबंधन की सरकार थी। राहुल तिवारी हमारे यहाँ से विधायक थे, जी। जो एसपी उस केस का जांच कर रहे थे। जी। उन्होंने जैसे ही खुलासा किया कि विश्वेश्वर ओझा के हत्याकांड में शामिल कुछ सफेद पोस्ट लोग हैं, जी। उसके अगले ही दिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। हाँ। ये महज कोइंसिडेंस है, तो बिहार की जनता बेहतर समझती है इन सब चीजों को। खैर ठीक है, लोग उसको कोइंसिडेंस कहते हैं। विषय पर आते हैं हम लोग। हाँ, विषय पर आते हैं। हाँ। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए भी बाहर गए, पढ़ाई कर रहे थे, तभी अपराध और जंगल राज का हमने मार झेला। जी। फिर हम जब लौट कर आए, गांव-गांव घूमना शुरू किए, जी। क्योंकि मेरा जीवन में एक लक्ष्य बन गया था पिताजी की हत्या के बाद से। हाँ। कि जिस नियत के वजह से मेरे पिताजी की हत्या की गई है, जी। उन हत्यारों को और अपराधियों को हम उनके नियत में सफल नहीं होने देंगे। नियत क्या था? कहीं ना कहीं उनका नियत यही था। वो लोग जानते थे कि जब तक विश्वेश्वर ओझा रहेंगे तो वो अपने मंसूबों में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाँ। शाहपुर में जो लूट खसोट आज के डेट में आप देख रहे हैं, बेलगाम लूट खसोट चल रहा है, सरकारी योजनाओं में बेहिसाब कमीशन खोरी चल रही है, ये शायद मेरे पिताजी रहते तो ये लोग इतने धड़ल्ले से नहीं कर पाते। जी। लेकिन ठीक है, वो लोग इस एजेंडा के साथ, और विश्वेश्वर ओझा को कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तो ठीक है जीत हार लगा रहता है। हाँ। उन लोग को इस बात का डर था कि हराने के बाद भी विश्वेश्वर ओझा की लोकप्रियता क्षेत्र में कम नहीं हो पाएगी, उसके चलते उन्होंने हत्या की साजिश रची। और क्या एजेंडा था वो लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे जो हत्या में शामिल लोग थे। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद से जब हम क्षेत्र में गाँव-गाँव जाना शुरू किए, हाँ। तो 2000
16-17 से हम रेगुलर क्षेत्र में हैं जी। उस समय हम जब गांव घर में जाते थे, अलग अलग विद्यालयों में जाते थे, ये देखकर हैरानी होती थी कि 2001 में जो हम लोग छोड़ कर गए थे जिस क्षेत्र को जी। और जिस स्तर का एजुकेशन बगल के राज्यों में था, वो लेवल ऑफ एजुकेशन आज भी कहीं ना कहीं मिसिंग है क्षेत्र में। हाँ। 2005 के बाद निस्संदेह पहले तो विद्यालय के भवन भी नहीं होते थे, आज विद्यालय का भवन बन गया है, बहुत से टीचरों की बहाली भी हो रही है। लेकिन शाहपुर में विशेष रूप से हम देखे हैं कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ के बच्चों को चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज के भी डेट में मिसिंग है। उसका मूल कारण है जो यहाँ का पॉलिटिक्स है, वो कभी भी एजुकेशन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहा ही नहीं। यहाँ पे लोग आज भी जात पात को ही मुद्दा बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज जब पूरा देश जो है आईटी रिवॉल्यूशन से गुजर रहा है, पूरा विश्व में आईटी शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है, उसका बात करने वाला शाहपुर क्षेत्र में कोई नहीं है। यहाँ पर लोगों को आज भी बेसिक एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक हमारे यहाँ गाँव है माधोपुर के आसपास, शाहपुर विधानसभा में ही है, वहाँ पर 2 कमरों में कक्षा 8 से लेके 8 तक की पढ़ाई हो रही है। किस पंचायत में है? ये लालूडेरा पंचायत में पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है कि अगर उस और वोट के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे, खैर हम इसको नहीं कहते कि पर्टिकुलर कोई अगर पार्टी का कोई वोटर है तो वहाँ काम नहीं होना चाहिए, या जहाँ है वहाँ काम होना चाहिए। उस पंचायत से बहुत से ज़्यादा वोट मिलते हैं माननीय विधायक को जी। लेकिन वो विधायक आज तक ये जरूरत नहीं समझे। हमको नहीं लगता है कि विधानसभा में वो क्वेश्चन भी किए होंगे कि कम से कम लालूडेरा पंचायत में जो 2 कमरों में ये विद्यालय चल रहा है कक्षा 1 से लेकर 8 तक का, उसको कम से कम विस्तृत कर दिया जाए। एक कम से कम उसको डेवलप करके एक विस्तृत रूप देकर एक एग्जाम्पल सेट करें कि भाई बच्चों को आज की डेट में पढ़ाने की क्या आवश्यकता है, किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए। तो सरकार को करनी चाहिए ना सर। सरकारी यही बिहार में बहुत से ऐसे आपको मैं विधानसभा क्षेत्र गिनवा दूंगा जहाँ के विधायक सजग हैं, जहाँ के जनप्रतिनिधि सजग हैं, वहाँ पर आप लेवल ऑफ एजुकेशन देखिए तो कंपैरेटिवली जो शाहपुर से उससे 100 गुना बेटर एजुकेशन आपको मिलेगा वहाँ पर। ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है आज के भी डेट में नली गली ठिका ठंडी, उसमें कमीशन, जात पात की लड़ाई, आपसी वर्चस्व की लड़ाई, इसमें भी उलझा कर रखे हैं। इससे ऊपर अब इससे ऊपर उठने की जो 2005 में भी बच्चे पैदा हुए होंगे, आज लगभग 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, वो लोग 20 वर्ष के हो चुके हैं। उनको भी अपने फ्यूचर का चिंता सता रहा होगा। अगर जो लोग ठीक से पढ़ाई नहीं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास से लोग आते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से जो लोग हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही एक मजबूत हथियार है। अगर हम वही नहीं दे पाएंगे तो हम उनसे भविष्य में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि कुछ लोग पढ़ गए। एक बार मैंने किसी चैनल के माध्यम से विधायक जी को कहते हुए सुना था, जब मैंने ये मुद्दा पूर्व में भी उठाया था तो उन्होंने कहा था कि टेम्पू वाला का बेटा आईएएस बन जा रहा है, रिक्शा वाला का बच्चा आईएएस बन जा रहा है, किसी मोची का बेटा आईएएस बन जा रहा है। तो ये सब व्यवस्था है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस विधायक को समझ ही नहीं है। अगर कोई फुचका वाला का बेटा आईएएस बनता है, किसी मोची का बेटा आईएएस बनता है, किसी रिक्शा चलाने वाले, वो बच्चे की खासियत है, ना कि वहाँ की जनप्रतिनिधि का खासियत है। क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था दें कि बच्चे अपने गांव घर में पढ़कर ही अपने भविष्य का निर्माण करें। इसका क्या प्लान है किसी के पास? माननीय विधायक जो है 10 साल से एक छोटा स्कूल तो बनवा नहीं पाए शाहपुर में। जो हमारे समय जो भवन निर्माण हुआ था स्कूलों में, वही लगभग हर जगह चल रहे हैं। तो वो तो बोलते हैं कि सरकार बनाए तब तो, सरकार सुने तब तो। हमारे तो सरकार नहीं है बिहार में। नहीं, सरकार नहीं बना रही है तो लालू यादव का बनाया हुआ बिल्डिंग सब है। जो भी 2005 के बाद स्कूल का बिल्डिंग बना, हमारी सरकार नहीं बनाया है ना। मीडिया से जब आते हैं तो बोलते हैं ना कि हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमारे जेडी वाले ठहरे विधायक, उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो जवैनिया को 9.5 करोड़ कौन दिया था? लालू यादव दिए थे कि शिवानंद तिवारी दिए थे? हमारी सरकार नहीं ने दिया था। अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि सही प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से बातों को रख सके, तो ये आपकी नाकामी है, ना कि हमारी सरकार की है। हमारी सरकार आज की डेट में इतनी सक्षम है कि अगर किसी क्षेत्र को विशेष पैकेज की भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार तैयार है। लेकिन तो कर रही है ना सर, सरकार तो शाहपुर में भी कर रही है। शाहपुर के हम वही बात आपको बताना चाह रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी बन रही है कि अपनी क्षेत्र की समस्याओं को सही पटल पर रखें। अब खाली बहानाबाजी करेंगे कि भाजपा का सरकार है, हम राजद का विधायक है तो काम नहीं हो रहा है, ये जनता को मूर्ख बनाने वाली बात होगी। तो इस बार
जिस तरीके से जो जवाब हमें आशा भी थी कि जवाब तो यही मिलेगा आपसे, क्योंकि जब एक युवा नेता जब किसी चैनल के मंच से कॉन्क्लेव में जब दहाड़े जब जवाब दे सवालों का तो लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जो हर चीज़ में यहाँ का स्थानीय विधायक जिम्मेवार हैं, मानते हैं, तो ये तो अनुमान लगाया जा सके ना कि इस बार चुनावी मैदान में कमर कस चुके हैं आप, क्योंकि लगातार प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करना। जी पूर्ण रूप से, ये तो आपके कैमरा के माध्यम से ही नहीं जी सभी लोग जानते हैं कि आगामी चुनाव हम लोग लड़ेंगे। हाँ। और मजबूती से लड़ेंगे। हाँ। और हम लोग चुनाव कोई विधायक बनने के लिए और कमीशन के लिए हम लोग विधायक नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग बिहार के बाहर जाके संघर्ष किए हैं, पढ़ने लिखने से लेके परीक्षा देने के लिए भी हम लोग बेंगलोर और पुणे जाया करते थे। उस समय का जो वहाँ का इन्वायरमेंट, आज से हम 10-12 साल पहले का बात बता रहे हैं। हाँ। उस समय जो वहाँ का इन्वायरमेंट था उसका 10% भी आज के डेट में यहाँ शाहपुर क्षेत्र में नहीं दिखता है। वो दुख दर्द हम लोग देख कर सोचते हैं कि ठीक है, जो सक्षम लोग हैं वो तो किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लेते होंगे। लेकिन जो गरीब तबका है जिसके लिए बेसिक एग्जिस्टेंस भी एक चैलेंज बना हुआ है, उसको उनके बच्चों को सही प्लेटफॉर्म कैसे मिले, सही शिक्षा कैसे मिले, क्योंकि बिना शिक्षा के शाहपुर में विकास हो जाए ये संभव नहीं लगता है। शाहपुर कोई बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज में इक्विप्ड नहीं है। हम लोग हर तरह से मार झेलते हैं। एक तो लैंडलॉक्ड है, पूरा चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और एक तरफ से गंगा जी का मार जो रहता है। शाहपुर विधानसभा का क्षेत्र का एक ऐसा प्रखंड, आधा शाहपुर जो प्रखंड है, उसकी जो खेती योग्य जो जमीन है वो एक सीजन ही खेती कर सकते हैं। ये भी विशेष जो आपदा है हम ही लोग झेलते हैं। हम लोग का जो दियर का जमीन है गिनने के लिए कई बीघा गिनवा सकते हैं, लेकिन वो साल में एक ही सीजन वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। यही आप भोजपुर जिला के अन्य क्षेत्रों में चले जाएं, भौगोलिक दृष्टि है। हाँ, वो भी हम लोग वो तो खैर बदल नहीं सकता है कोई। लेकिन यहाँ के लोगों को जो जरूरत है उसके अनुसार अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। बच्चों को यहाँ पर हमको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। बिना स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में कितना वेरिएशन हम लोग को अपने ही देश में झेलना पड़ता है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। तो लोगों को के अंदर जो छिपा हुआ स्किल है उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा। आने वाले समय में जो बिहार में IT पार्क के लिए भी हम लोग मांग करेंगे। शाहपुर ही नहीं, हमारा मांग है सरकार से। हमने इस संदर्भ में अपने प्रदेश के नेताओं से एक बार बात भी किया था कि बिहार को अगर सच में हमको बाकी राज्यों के साथ लेकर कम्पीट करके चलना है तो बिहार में आज जरूरत है IT पार्क का। आप भी घूमते होंगे, गांव घर से जुड़े हुए हैं। हर एक गांव घर पंचायत में हर 2 घर के बाद एक लड़का मिल जाएगा जिनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियरिंग कर चुका है। पूछिएगा तो या तो बेंगलोर में मिलेंगे, पुणे में मिलेंगे, इधर मिलेंगे, उधर मिलेंगे। लेकिन जो बिहार में जरूरत है कि हमारे जो फोर्स हैं, जो हमारे वर्किंग फोर्स है, जो हमारे बच्चे हैं बाहर जाके काम करें, उनको बिहार में इनकॉर्पोरेट करें, जो भी संख्या में शुरू में काम करें, लेकिन बिहार में ही उनको रखकर उनकी क्षमताओं को, उनके स्किल्स को बिहार के डेवलपमेंट में कैसे यूज किया जाए, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में वो भी आपको दिखेगा। लेकिन इन सब बातों से महागठबंधन को लेना देना नहीं है। वो तो वही सपना पाल के रखे हैं कि किसी तरह एक बार सत्ता मिल जाए, फिर 90 से लेके 2005 वाला दौर शुरू करेंगे। संभव नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार उस समय का दुख दर्द झेला हुआ है। किसी के अंदर वो अब साहस और पीड़ा नहीं रह गई है, हिम्मत नहीं रह गई है कि पुनः उस दौर में बिहार को लौटा सके। तो वो चीज़ें आएंगी तो फिर तो एक अलग परिदृश्य दिखाई देगा। लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि वो दौर बिहार के लिए आए। जी। यहाँ के जो लोग आज की तारीख में, देखिए जैसे कि आप स्किल की बात कर रहे थे, ये वही प्रदेश है हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS का निर्माण काफ़ी संख्या में करता था। और आज इसकी स्थिति देखिए, लोग बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो है जिसको लेकर आप भी मानते हैं कि इस चीज़ को सुधार होना चाहिए था। लेकिन एक सवाल तो कई सारे हैं। सवाल ये कि जनता के बीच में कि इस बार जिस तरीके से चुनाव में आप आ रहे हैं, बहुत कठिन सवाल है और इस सवाल का जवाब तो देना होगा, जनता जानना भी चाहती है। क्या इस बार आप दोनों लोग, आप और आपके परिवार के सभी लोग, क्या मिलकर इस बार चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं क्या? जी पूर्ण रूप से इस बार आप मान के चलिए कि जिस रूप में पिछले बार चुनाव हुआ था जी, उस रूप में तो नहीं होने वाला। यानी कि 2020 की जो गलती है 2025 में सुधरेगी? उसको गलती नहीं कहेंगे जी। उस समय कुछ लोग अपने आप को कन्विंस करने में सफल हो गए थे कि विश्वेश्वर ओझा के बाद हम ही हैं। उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्लियर, शाहपुर की जनता ने क्लियर करने का काम किया कि विश्वेश्वर ओझा के बाद कौन। ये शाहपुर की जनता ने क्लियर कर दिया है। जी।
ठीक है, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, सबकी हाँ। जवाबदेही तय भी होगी जी। और चुनाव हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। हाँ। और पिछले बार वाला परिस्थिति नहीं रहेगा, बस अभी हम इतना ही कहेंगे। इस बार की तस्वीर चुनाव की क्या हो सकती है? मुद्दे एजेंडे मुख्य क्या होंगे आपके कि युवा राकेश मिश्र सरोजा के? देखिए, हमारा जो एक सपना है शाहपुर के जी। लिए, शाहपुर को शिक्षित बनाना है, हाँ। सुरक्षित बनाना है और विकसित बनाना है। चलिए, रोजगार को लेकर बात करें, क्योंकि हमने सबसे पूछा कि आप ही के विधानसभा में 1-2 फैक्ट्रियां तो लगी, लेकिन रोजगार वहां के बच्चों को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर क्या राकेश मिश्र सरोजा फाइट करेंगे? इसको लेकर के इस समस्या को क्या अपने उच्च स्तर के नेताओं से बताने की कोशिश करेंगे? उनके हक के लिए लड़ेंगे? जी, पूर्ण रूप से जब हमारे प्रदेश में काम हो रहा है, हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है, हाँ। तो वहाँ स्थानीय लोग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाँ। और क्यों नहीं मिल पा रही है, इस पे भी एक जरूरी है एक आकलन करने का। जी। लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग की ये मांग है। इतना ही नहीं, जो क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे या होने वाले हैं, उसमें स्थानीय लोगों को तो प्राथमिकता मिले ही, साथ ही जो शिक्षित शाहपुर या शिक्षित बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ। हम लोग जो भी सरकार से मांग करेंगे कि जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन सेटअप हो रहे हैं, हाँ। पहले इस दिशा से, इस लक्ष्य के साथ सेटअप किया जाए कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहाँ प्राथमिकता दी जाए। अगर इस तरह का अप्रोच हम लोग नहीं लेंगे, आईआईटी का कॉलेज हम आरा में खुलवा दें मान के चलिए, और बच्चे आके पढ़े तमिलनाडु से, केरला से, झारखंड से, माने अन्य राज्यों से जो उसका सिस्टम है, तो यहाँ पर आईआईटी खोलने का कोई मतलब है नहीं, मतलब बनता नहीं। बस दिखाने के लिए हो कि हाँ आईआईटी है। हाँ। लेकिन जब तक हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अप्रोच हो कि अगर हम किसी जिले में कॉलेज का स्थापना करते हैं या किसी क्षेत्र में कॉलेज का स्थापना करते हैं, तो उस जिले के लोगों का वहाँ पर प्राथमिकता हो एडमिशन में, तब हम जाकर जो एक दुख दर्द है कि लोगों को गांव घर छोड़ के बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है, हाँ। उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। चलिए, आपके विधानसभा में 2 नगर पंचायत आते हैं, बिहिया और शाहपुर नगर पंचायत, और वहाँ की स्थिति बदहाली ऐसी है, अभी भी देखते हैं कि आज शाहपुर में जो कई दशकों से जो सड़कों पे पानी बहा करता था, आज भी बढ़ रहा है। ये जो करप्शन चल रहा है शाहपुर विधानसभा में, हम तो करप्शन की संज्ञा में उसको देंगे ही देंगे, जाहिर सी बात है। और बिहिया की जो स्थिति है, आज मोटेशन परिमार्जन के लिए जाइए तो पैसा की बात सामने आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको कैसे दूर कीजिएगा? क्योंकि सिस्टम में आने के बाद आप तो सोच रहे हैं ना कि आप हम ये कर देंगे, आएंगे तो हम ये डेवलपमेंट करेंगे, आएंगे तो वो चीज़ें हम करेंगे, बदलाव, नई तस्वीर देखने को मिलेगी। हम जब आते हैं तो आपका सोच कुछ और है, लेकिन सिस्टम में जाने के बाद इन सब चीज़ों को कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, सिस्टम पे अगर हम प्रेशर दें ईमानदारी से काम करने हाँ। के लिए, तो सिस्टम भी काम करेगा। हाँ। लेकिन हम सिस्टम से पहले ही तय कर लें कि जो करना है कीजिए, हमको इतना दे दीजिएगा, हाँ। तो कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा। ये सुधरना चाहिए ना कि जो करना है कर लीजिए, हमको ये तो। शाहपुर में जो बदहाली है, हाँ। ये पूर्ण रूप से यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, हाँ। उन लोगों को विकास और डेवलपमेंट से लेना देना नहीं है। हाँ। लोगों की समस्याएं कैसे दूर हो, उससे कोई खास एजेंडा रह नहीं गया है। हाँ। किसी एक इक्वेशन में फिट होकर वो लोग चुन कर चले आए हैं, उसके बाद से उसको उगाही और अपना निजी स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। जी। दोनों पंचायत में हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन दोनों जगह की स्थिति कमोवेश एक ही जैसे ही है। हाँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने ताकत को, अपने पावर को समझ नहीं पा रहा है। जी। जो वहाँ अधिकारी है या जो भी उस कर्मचारी है, उनके साथ ये लोग साठ गांठ करके अपना ईमान बेच चुके हैं। हाँ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कर्मचारी वो ईमानदारी से काम करेंगे? हाँ। पूर्ण रूप से ये जो सिस्टम है, जड़ जमीन से लेकर विधानसभा स्तर तक, ये आपसी लेन देन का जो प्रक्रिया है, जो सेटिंग गेटिंग का जो खेला है, हाँ। उसका मार झेल रहा है। शाहपुर में आप निकलिए तो बाजार वाला एरिया में कैसे पानी बहते रहता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अन्य जगहों पे भी जो करनामे पुरगाम बाजार में जाते हैं, वो तो ग्राम पंचायत में भी आता है। हाँ। बारिश के दिन में अगर आप चल जाइएगा, सतर्क होकर नहीं चलिएगा तो हाथ पांव फिसल जाएगा, उसके बाद से टूटने की भी स्थिति आ जाएगी। हाँ। ये दिक्कत ये है कि ऊपर से फंड तो आ रहा है, हाँ। इसमें छुपा हुआ नहीं है। जी। स्टेट से हमारी सरकार फंड दे रही है, हाँ। हमारे मंत्रालय से फंड आ रहा है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं एक तरह से अपने आप को मान के चले हैं कि एक विकास का काम कर रहा है, भाजपा की सरकार है, भाजपा देखे। हम लोग तो राजद के हैं। हाँ। या हम लोग बीजेपी माइंडेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपना कम से कम पॉकेट भरता रहे, बाहर में जाए। जनता को जब परेशानी होगी तो हम कह देंगे कि भाजपा का ना सरकार है, वो देखे। हाँ। लेकिन स्थानीय लोगों को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जी। उनको निजी स्वार्थ से उठकर क्षेत्र के विकास के लिए जो
स्थानीय पदाधिकारी हैं हाँ। उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। काम करना चाहिए। तो मानते हैं क्या कि अफसरशाही हावी है? अफसरशाही कुछ हद तक हावी है, कुछ क्षेत्रों में हावी है जी ये, मतलब हम अच्छा लगने वाला बात नहीं कहेंगे। जी। शाहपुर और बिहिया का आप बात कर ले, जी। यहाँ का जो बीडीओ सीओ हैं ये लोग अपने आप को डीएम से भी ऊपर समझते हैं। हाँ और जो इनके जवाबदेही के लिए जो प्रतिनिधि हैं हाँ उनके साथ इनका सेटिंग हो चुका है। हाँ कितना देना लेना है दोनों लोग जानते हैं। हाँ। इसका परिणाम है कि आम जनता पिसती है। हाँ, आम जनता कोई एक काफी छोटा सा परेशान- व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी चला जाए, हाँ। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी चला जाए, हाँ तो इन जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, हाँ। उनसे लगता है ये लोग से कोई कर्जा मांगने गया है। और इनका जो व्यवहार होता है कहीं से भी मानवीय नहीं रहता है। मानवता के नाते भी मान लीजिए कोई मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा मांगे, कितनी शर्म की बात है। हाँ ना सिर्फ नैतिक स्तर पर, मानवता के नाते भी ये शर्मनाक है। जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि शाहपुर और बिहिया दोनों ब्लॉक, हाँ। खास करके विशेष हम इसके बारे में बात करेंगे और जानते भी हैं इसके बारे में, एक भी काम आप बिना पैसे दिए हुए नहीं करवा सकते। जो स्थानीय जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके दलाल वहाँ हावी है। हाँ। वहाँ पर जो दोनों ब्लॉक में आप जाएंगे तो उस पार्टी के कार्यकर्ता आप बीडीओ सीओ के साथ चाय पीते हुए मिल जाएंगे। हाँ। जो आरओ है, जो छोटे छोटे अधिकारी हैं, तहसीलदार स्तर के जो है उनके साथ मिलकर चाय पानी मिलते हुए, उनके बाइक से घूमते हुए मिल जाएंगे। इस पर बीजेपी लगाम क्यों नहीं लगाती है ऐसे लोगों देखिए, पर? स्टेट से हमारी जो मंत्री हैं या जो भी है उनके बातें संज्ञान में ये सब बातें जाती है। हाँ। फिर चैनल से बन के डीएम तक स्तर भी ये जो कार्रवाई है वो आती है। जी। लेकिन जब निचले स्तर पर आता है, देखिए किसी भी स्तर का अगर हमारे क्षेत्र का बीडीओ अगर गड़बड़ी कर रहा है, हाँ। या सीओ गड़बड़ी कर रहा है, हम जाके विधानसभा में तो सवाल उठाएंगे ना कि भाई देखिए हमारे यहाँ का जो बीडीओ सीओ है ये ठीक से काम नहीं रहा, इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी होता है तो बीडीओ सीओ के साथ सेटिंग कर लिया जाता है। हम लोग तो बाहर से ही आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सदन में कोई भी सही प्लेटफॉर्म पर इनकी गड़बड़ियों को रखने के लिए हिम्मत नहीं उठा पाता। नहीं तो लोग बोलते हैं ना कि आपके यहाँ के लोग ही हैं कि भले वो शाहपुर की नहीं पूरे, क्योंकि भोजपुर की बात कॉन्क्लेव है तो पूरे लोग बोलते हैं जब सिस्टम सत्ता वालों के लोग नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे लोग? नहीं, देखिए जहाँ पर ऐसे बिहार में अनेक आपको बीडीओ सीओ मिल जाएंगे जो करप्शन के चार्ज में सस्पेंड भी होते हाँ, हैं। कार्रवाई तो हो रही है, जेल तो भेजे जा ये रहे हैं। कार्रवाई हमारी ही सरकार करने की हिम्मत हाँ। रखती है। लेकिन अब जब उन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर आप खेला करेंगे और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी आप जाके कोई करवा दे, हाँ। संभव नहीं है। तब जाकर दिक्कत पूरा होती है। सिस्टम को करप्शन का अड्डा बना दिया गया है। हाँ। ये शाहपुर और बिहिया दोनों का अगर कुछ आजकल में अधिकारी बदले होंगे, हाँ। उनके बारे में हम नहीं जानते तो कल से लोग आपको ट्रोल करेंगे ना कि बीजेपी के नेता और अपने ही अधिकारियों को करप्शन में हम संलिप्त तो बता रहे हैं। शाहपुर और बिहिया वालों को तो हम खुला बोल रहे हैं कि लोग विधायक के साथ सेटिंग करके वहां भ्रष्टाचार का खेला कर रहे हैं। इसमें हमको अच्छा लगने के लिए हम सच्चाई से नहीं भागेंगे। हमारी जनता वहाँ परेशान हो रही है तो जनता के लिए जो भी सवाल उठाना है उसको हम लोग उठाएंगे। जी। इससे हम किसी को अच्छा लगने के लिए जो मूलभूत जो परेशानी है उससे हम भागने वाले नहीं है। जी। लेकिन यहाँ पर जो बीडीओ सीओ है, हाँ। स्थानीय विधायक के साथ सेटिंग करके किस तरह का खेला कर रहे हैं, हाँ। और स्थानीय जनता कितना परेशान हो रही है, ये हमारे ना कहने से छुपने वाला नहीं है। हाँ। ये सभी लोग जानते हैं और हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। सुधरेगा कैसे आने वाले समय में, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ईमानदारी लाना पड़ेगा कार्य के प्रति। आप भी पत्रकार हैं जी। आपसे हम पहले ही सेटिंग कर ले कि हाँ ये सवाल पूछिएगा, आप हाँ। पॉकेट में कुछ ले लीजिएगा। हाँ। तो जनता का जुड़ा हुआ सवाल आप हमसे नहीं पूछ पाएंगे। नहीं पूछ पाएंगे। जब मुख्य जो समस्या है वो आप नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी हो, हमारा आपके साथ कोई लेन देन का साठगांठ ना हुआ हो, हाँ। तो आप इरिस्पेक्टिव कि हमको वो सवाल अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो सवाल आप हमसे बेधड़क होकर पूछेंगे। हाँ। ठीक इसी तरह बिहिया और शाहपुर में जब तक जनप्रतिनिधि ईमानदार ना हो, पूर्ण रूप से उन पर दबाव बनाए कि भाई हमको 8 आना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ। जनता का जो कार्य है उसमें ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। 2 दिन नहीं लगेगा पूरा स्थिति बदलने में। लेकिन ये जो पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम ये नेक्सस बना लिया है, उसको तोड़ने का जरूरत है। लेकिन जनप्रतिनिधि को लोग सुनता क्यों? अभी एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा था, अभी आप सुने भी होंगे। जब ये बात आप जब कर रहे तो मेरे मन में ख्याल भी आ गया, ये भाई वीरेंद्र जो विधायक है आरजेडी के, एक पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं और किस तरीके से बाद में वो जाकर उल्टे एफआईआर करता है, प्राथमिकी दर्ज कराता है। वह तो अब तो वो लोग तो खुद अगर प्रतिनिधि बोले और उनके मन मुताबिक ना बोले तो एफआईआर कर दें।
देखिए एफआईआर करने का उनको अधिकार है, लेकिन एफआईआर जरूरी नहीं है कि एफआईआर करने से कोई किसी पे कार्रवाई ही हो जाएगी। हमारी सरकार पूर्ण रूप से लेकिन इतना भी तो मन नहीं बढ़ना चाहिए ना अधिकारियों का, इतना भी तो मन नहीं बढ़ना चाहिए ना। देखिए अधिकारियों का मन तो बिल्कुल ही नहीं बढ़, इतना हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल ही मन नहीं बढ़ना चाहिए। वो लोग वहाँ पर जनता को सहयोग करने के लिए है। कोई व्यक्ति परेशान होता है तभी बीडीओ के या ब्लॉक में जाता है। ये कोई शौक से कोई वहाँ पर घूमने नहीं जाता है। लेकिन अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि भाई कम से कम मानवता दिखाएं, आम लोगों के प्रति जो व्यवहार है, ठीक है आप लोग जो कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे बार बार एक ही उसका निष्कर्ष है, ईमानदार होना। मान लीजिए मैं विधायक हूँ, वहाँ के बीडीओ और जो दोनों ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उन पे हम दबाव बना दें कि हमको इतना चाहिए ही, तो कहाँ से अपने पॉकेट से वसूल के देते हैं वो सब। आम लोगों को टॉर्चर करके उनके थ्रू वसूली करके। शाहपुर बिहिया ब्लॉक की मैं स्थिति बता दूं कि कोई एक जमीन वाला में कर्मचारी है, वो एडवांस बेसिस पर पैसा उठा के रखा हुआ है। लोग मिलते हैं कहते हैं कि हमसे 50,000, हमसे 1 लाख, हमसे 1.5 लाख ये लेकर रखा हुआ है, और उसके बाद से जनता पे रौब भी चढ़ाता है। ये तो हम मान रहे हैं। पिछली बार हमने भी खबर दिखाने की कोशिश की कि बिहिया के अधिकारी क्या कर रहे हैं, कितना झोल झपाटा कर रहे हैं जमीन में। आप ही के शाहपुर विधानसभा में रानी सागर पंचायत में कुड़ेसर गांव आता है, वहां के कुछ ग्रामीणों ने बताया 10-20 की संख्या में जुट के तो हुआ भी। चलिए हो तो रहा है, लेकिन ईमानदारी चाहिए जनप्रतिनिधियों में। ये जब तक जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं होगा तब तक हम अधिकारी से ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं कि इस बार एक चीज इस विषय में मैं और भी आपको ऐड करना चाहूंगा। जी बताइए। कि 2005 से लेकर 1990 तक जो दौर था जी, उसमें जो बिहार का जो नेता था या जो नेता थे, जो इनके ऊपर बिहार की जवाबदेही थी, उनकी बेईमानी का नतीजा था कि पूरा बिहार का सिस्टम करप्ट हो गया था। आप लोगों को पता होगा उस समय अधिकारी और एसपी किस तरह से व्यवहार करते थे कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन वही बिहार था, वही अधिकारी थे। जब नीतीश जी आए तो आप देखे होंगे बिहार का जो वर्क आउटपुट था, जो सड़कों का जाल बिछा, जो सुशासन कायम हुआ, वो दर्शाया कि अगर नेता ईमानदार हो, जो जनप्रतिनिधि ईमानदार हो, तो उन्हीं सब सिस्टम के साथ आप बेहतर काम कर सकते हैं। ये तो है, लेकिन इस बार अब हम एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अंतिम सवाल, कि इस बार शाहपुर विधानसभा में बीजेपी एनडीए महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध मार सकती है क्या? देखिए सेंधमारी के में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं जी। बीजेपी का वोट बैंक इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि 2020 में ही हम लोग जीत गए रहते हैं। हमारा जो वोट आया था बतौर, हमारी माता जी को जो वोट आया था बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी, और जो बीजेपी के जो कैंडिडेट को वोट आया था जी, उसको अगर जोड़ दिया जाए, स्थिति परिस्थिति के विपरीत होने के बावजूद भी आरजेडी के जो कैंडिडेट को वोट आया था लगभग नेक टू नेक था। 1500 का इधर उधर होगा। तो अगर वोट शेयर की हम बात, अभी तो डाटा तो है नहीं हमारे पास। हम लोग को दोनों को जोड़ दिया तो लगभग 62,000 कुछ आता था। उनको 63 या 64। यानी कि इस बार अंदाजा लगाया जाए कि दोनों लोगों को जोड़ के, यानी दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। जी, पूर्ण रूप से ये बीजेपी पार्टी हमारी सचेत है। एक सीट का आकलन चल रहा है, किसको कहाँ से लड़ाना है। प्रदेश नेतृत्व बहुत बड़ा खुलासा भोजपुर न्यूज के मंच से, भोजपुर की बात से कर रहे हैं कि आज इस वक्त कि शाहपुर विधानसभा में दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ने चाहते हैं। देखिए ये दोनों लोग क्या, जितने भी बहुत से लोग जो पिछले बार इंडिपेंडेंट लड़े थे जी, वो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। सभी लोग मिलकर लड़े, सबका एजेंडा है कि शाहपुर से आरजेडी को हराए। उसके लिए जिसको जो कुर्बानी देनी होगी वो देंगे। लेकिन एक बात और हम लोग, मतलब जो जनता के अंदर से आवाज आती है जी, कि कैंडिडेट का चयन जनता की इच्छा के अनुसार हो। जब भी जिस परिस्थिति में भी कैंडिडेट का चयन शाहपुर की जनता के इच्छा के अनुकूल होगा, हम लोग सभी लोग उसमें जोर लगाकर काम करेंगे। चलिए बहुत बड़ी बात है। एक अंतिम पड़ाव में आते हैं, रैपिड फायर सवाल। हम आपसे कुछ नेताओं के नाम हम आपके सामने रखेंगे, एक शब्द में उनको परिभाषित कीजिएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे नेता है? विकास पुरुष है। राहुल गांधी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। नीतीश कुमार मैन हु चेंज्ड बिहार। सम्राट चौधरी होप ऑफ न्यू बिहार। विजय सिन्हा अलाई ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी की
योजनाओं को धरती पर उतारने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। ललन सिंह, उनके बारे में मुझे ज़्यादा मनोज झा, वेस्टिंग हिज टैलेंट अंडर रॉन्ग लीडरशिप। हाँ, लालू यादव, बिहार को बर्बाद कर दिए, तेजस्वी यादव, बिहार को बर्बाद करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। चिराग पासवान, शिक्षित युवा जिसको बिहार के युवा अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। हाँ, मदन सहनी, या मदन साहनी की मुकेश साहनी। मदन सहनी, मदन साहनी के बारे में ज़्यादा मुकेश सहनी। मुकेश सहनी भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी भोजपुर की बात को कॉन्क्लेव में समय निकालने के लिए, और काफ़ी जो मुद्दों को टटोलना चाहते थे, जो जमीनी जो सवाल थे, उसका बखूबी आपने जवाब दिया। फिर नए कॉन्क्लेव में नए मुद्दों के साथ मिलेंगे आपके साथ, और बातें काफ़ी लंबी होगी। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।